जीवों के जनन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीव अमर नहीं है, सभी व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित है। तो उनके इतने जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? तो यह एक जनन प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है और अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करता है। तो जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने ही समान अन्य जीव को उत्पन्न करता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों ही जनकों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसमें उत्पन्न संतानों को क्लोन भी कहते हैं। परंतु इसके विपरीत लैंगिक जनन में दोनों ही जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा दोनों ही जनकों की आवश्यकता है और फिर जनकों से उसमें युग्मक होते हैं और युग्मक के संलयन से निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। अब जनन का उद्देश्य क्या है? तो जनन किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है, समष्टि का संगठन बनाए रखने में आवश्यक है और कोई भी जीव अपने माता पिता के समान नहीं दिखता, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो यह विभिन्नताओं को और पृथ्वी पे जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। अब हम आते हैं अलैंगिक जनन पे। अलैंगिक जनन, इसके कुछ मुख्य लक्षण, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और इसमें युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती है और इसमें ताप एवं भोजन के अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विखंडन के बारे में। इसमें क्या होता है, कोई भी जीव अनुकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर लेता है, जैसे कि अमीबा। इस प्रकार का अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जीवों में होता है। इस अमीबा क्या करता है, यह अपने शरीर को दो भागों में विभाजित होकर अपने ही समान दो संततियों का निर्माण करता है। फिर हमारी सेकेंड विधि है बहुविखंडन। इसमें भी हम अमीबा का ही एग्जाम्पल लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा के जो कूटपाद होते हैं, ये जो होती है अमीबा की स्ट्रक्चर, वो उसका क्या कर लेता है, प्रत्याहरण कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रत्याहरण, और वो एकदम गोल संरचना बना लेता है। इसके चारों ओर वो एक पदार्थ का श्रावण करता है जिससे उसकी ओर एक पुट्टी सी बन जाती है, जिसे इंग्लिश में सिस्ट भी बोलते हैं और इस प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह पुट्टी जो होती है वो फट जाती है और इसमें केंद्र कई बार विभाजित हो जाता है और प्रत्येक केंद्र नए अमीबा का जन्म देता है। तो हमारी ये बहुविखंडन प्रक्रिया हो गई। अब हमारी थर्ड प्रक्रिया है मुकुलन। कुछ जीव जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा एक जीव है, जलीय जीव है और इसमें क्या होता है कि इसके शरीर पर एक बहिर्वृद्धि हो जाती है, एक ग्रोथ सी निकल आती है और यही ग्रोथ बाद में विकसित होती रहती है। और जब वो अच्छे से विकसित हो जाती है और बाद में उस हाइड्रा से उसके अपने जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण करती है। तो हमारी कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये मुकुलन भी हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं बीजाणु जनन पे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों में कई अचल या चल
छोटी छोटी अलैंगिक संरचनाएं बहुत सारी असंख्य मात्रा में उत्पन्न होती है और प्रत्येक संरचना एक नए जीव का निर्माण करती है। ये जो बीजाणु होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं, हिप्नोस्पोर होते हैं, कोनिडिया होते हैं, एक्सकोस्पोर्स होते हैं। तो ये हमारी बीजाणु जनन हो गए। अब हमारी नेक्स्ट विधि है खंडी भवन। इसमें क्या होता है, कोई भी जीव अनेक निम्न कोटि के कोई भी जीव अनेक भागों में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए और फिर वो पुनरुद्भवन के द्वारा अन्य जीव का निर्माण कर ले, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, खंडीभवन। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक जीव अनेक भागों में टूट गया, उसके बाद उसमें पुनरुद्भवन हुआ और फिर वो नए जीव का उसने निर्माण कर लिया। अब इसी तरीके से होते हैं एक पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है, इसमें जीव को कितने भी भागों में काट लिया जाए, कितने भी भागों में काट लिया जाए, उसका प्रत्येक शरीर का पार्ट, प्रत्येक जितने भागों में उसको काटा है वो उसका प्रत्येक शरीर का हर वो भाग नए जीव को बनाने में सक्षम रखता है। इसमें क्या होता है, सब प्लेन एरिया है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन एरिया। इसके हमने यहाँ से कट किया, ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ से कट किया, फिर एक इसकी टेल साइड से। तो इसका प्रत्येक जीव एक क्षमता रखता है कि पुनरुद्भवन के द्वारा वो एक नया जीव का निर्माण कर सकता है। इसके ऊपर ये वाला पार्ट है तो उसके ऊपर ये आ जाएगा, फिर इसकी पूंछ भी आ जाएगी, पूंछ है तो पूरा ये पार्ट, और फिर एक नए प्रत्येक भाग क्या एक नए जीव का निर्माण करता है। अब अलैंगिक जनन की इतनी विधियां होती हैं, इसके बाद एक होती है कायिक जनन। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, पौधे के किसी भी भाग को उसको अलग करके या नेचुरली भी होता है, प्राकृतिक वे से भी होता है, पौधे का कोई भी भाग अलग होकर पौधे से नए पौधे का निर्माण करता है। जैसे अब ये पौधे के कितने भाग होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं तना है, जड़ है, पत्तियां हैं। तो इसमें क्या होता है, पौधों के पत्तियों में कैसे होता है कायिक जनन। तो पत्तियों पे क्या निकल आती है, कुछ कलिकाएं सी निकल आती हैं। पत्तियों के स्ट्रक्चर, जैसे कि हम मान लेते हैं ये ब्रायोफ्लम है, ब्रायोफ्लम की एक पत्ती है, इस पे कुछ कलिकाएं सी निकल आती हैं और प्रत्येक कलिका नए जीव का निर्माण करती है। ये हो गया ब्रायोफिलम। अगर फिर आता है जड़ों पे, तो कुछ जड़ों द्वारा कैसे होता है, तो जड़ों में भी यही होता है कि जड़ों पे भी कुछ कलिकाएं सी निकल आती हैं और प्रत्येक कलिका अलग होकर क्या किसका निर्माण करती है, एक नए पौधे का निर्माण करती है। लेकिन कुछ तनों में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कुछ। पहली बात, तने 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत, अर्धवायवीय तना और अर्धवायवीय तना, ठीक है। तो भूमिगत तना, इसमें तना के इसके अंदर भूमि के अंदर ही रहता है। अब हम लोग आलू को देख लेते हैं। आलू भूमि के अंदर होती है, लेकिन वो जड़ नहीं होती, वो होती क्या है, तना होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, भूमिगत। अब भूमिगत तनों में कई प्रकार से होता है। पहले होता है कंद। कंद में क्या होता है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि आलू में आँख होती है, वाइट कुछ होता है तो उसको आँख बोलते हैं। लेकिन ऐसा उसमें क्या होता है, तनों पर छोटी छोटी कलिकाएं, उसकी पर कलिकाएं निकल आती हैं, जिसे कलिका या आँख बोलते हैं, और वो अनुकूल परिस्थितियों में हटकर वो नए पौधे का जन्म देती है। वैसे ही आता है हमारा
प्रकंद। तो प्रकंद भी एक भूमिगत ही तना है। प्रकंद तो प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक है। इसमें क्या होता है, अदरक एक तना जिसमें भोजन संचित रहता है, लेकिन उस पर भी कुछ कलिकाएं निकल आती हैं और फिर वो कलिकाएं क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं। फिर आता है घनकंद। घनकंद का इसका कंद का एग्जाम्पल आलू। अदरक, घनकंद का इसमें घनकंद में क्या होता है, इसमें तना क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है और इस पर भी कलिकाएं निकलती हैं और वो प्रत्येक कलिका किसका निर्माण करती है, नए पौधे का निर्माण करती है। फिर आता है सलकंद। इसका एग्जाम्पल है लहसुन और प्याज। इसमें क्या होता है, जो तना होता है वो सीधे भूमि की ओर वृद्धि ऊर्ध्व दिशा में करता है, लेकिन जो उसके चारों ओर जो वायवीय तना होता है उस पर कुछ कलिकाएं निकल आती हैं और वो नए पौधे का निर्माण करती है। प्याज है, भूमि के अंदर उत्पन्न होता है लेकिन वो जड़ नहीं, क्या होती है, तना होता है। ठीक है, तो अब हमारा आता है अर्धवायवीय तना। हमारा भूमिगत तना कंप्लीट हो गया। तो ये भी 4 प्रकार का ही होता है। तो भूस्तर इसमें इस अर्धवायवीय तना आधा वायु में और आधा मृदा में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, जो तना होता है वो क्षैतिज दिशा में, अभी हम लोग ने देखा ऊर्ध्व दिशा में तना वृद्धि करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। ये 4 प्रकार का होता है, अंतःभूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका और ऊर्ध्व भूस्तारी। इसमें क्या होता है, तनों पे क्या कक्षिश कलिकाएं निकल आती हैं और वो नए जीव का निर्माण करती हैं। अब वायवीय तना, अब हम लोग वायवीय तो वायवीय तना कुछ मरुद रेगिस्तानों पे जो जीव पौधे होते हैं नागफनी पे, तो उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्णाभ होते हैं। उनमें क्या होता है, उन पे भी कुछ कलिकाएं निकल आती हैं, पत्तियां होती है, वो तना होता है। तो ये पर्णाभ इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी कलिकाएं निकल आती हैं छोटी छोटी सी और वो नए जीव का निर्माण करती है। तो ये वायवीय तना है, ये पूरी तरीके से वायवीय है। ठीक है, ये क्या हो गया, वायवीय तना। ठीक है, पत्तियों द्वारा हमने पढ़ लिया ब्रायोफिलम एग्जाम्पल। और अब हम लोग पढ़ेंगे पत्रिकाओं के द्वारा। अलैंगिक जनन की ये विधि है। इसमें क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है, इसमें क्या होता है, पत्र पत्रिकाओं में ये पत्तियों पे अनेक कोशिकाओं का थोड़ा सा अनेक पत्तियां मिलकर फिर एक समूह से एकत्र करके फिर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसलिए इस जनन को, इस अलैंगिक जनन को प्रकलिका या बायबल्बिल्स के द्वारा, इंग्लिश में बल्बिल्स द्वारा से पहचाना जाता है।
अब हम आते हैं, ये कायिक जनन हो गया, कौन सा? प्राकृतिक, ये अपने वे से ईश्वर की देन से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग जो करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट था ये। अब हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम। कृत्रिम में क्या होता है, हम लोग के द्वारा होता है, इसके अंतर्गत हम लोग दाब लगाना, कलम लगाना, रोपण, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कलम लगाना पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ पौधे जैसे कि अमरूद, गुलाब, इसमें क्या होता है, पौधे के तने को तिरछा काट के उसको भूमि में हम लोग गाड़ देते हैं, ठीक है। फिर गाड़ने के बाद उसमें से कई उससे नया पौधा तैयार होता है, ये हम लोग कहते हैं कलम लगाना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कलम लगाना। दाब लगाने में क्या होता है, इसमें हम लोग पौधे, एक बड़ा सा पौधा है, एक सेकंड, तो इसकी जो सबसे नीची वाली शाखा होती है उसको झुका देते हैं पृथ्वी में, ये पृथ्वी मृदा है, इसको झुका देते हैं और इसके इस पार्ट को पत्तियों इसको छील देते हैं ताकि इसमें कोई पत्ती ना हो, कुछ ना हो, साफ करके पूरा इसको मृदा में दबा दिया और फिर उसको ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो ये पार्ट पे कुछ जड़ें हो जाती हैं और पत्तियां विकसित होने लगती हैं और फिर ये अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दाब लगाना। अब थर्ड विधि है हमारी रोपण विधि। इसमें क्या होता है, उच्च किस्म के और निचले किस्म, मतलब अगर कोई खराब पौधा है तो उसको निम्न किस्म का पौधा बोलेंगे और कोई अच्छे किस्म का पौधा है तो उसे उच्च किस्म का। इसमें निम्न, इससे इन दोनों का यूज़ करके हम लोग खराब पौधे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे पौधे का भी इस्तेमाल करें, और जो उसकी जो हम लोग पौधे प्राप्त करें वो भी उच्च किस्म के ही प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, जो निम्न किस्म की पौधे की तने को ले लेते हैं, उसको तिरछा काट लेते हैं, इसको बोलते हैं स्कंद, और जो उच्च किस्म को होता है उसके भी नीचे का पार्ट लेके उसको तिरछा काट लेते हैं, उसको बोलते हैं सियोन। ये निम्न किस्म का है और ये उच्च किस्म का है। इसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग इस पर फिर हम लोग मोम लगाकर इसको अच्छे से रस्सी से कवर कर लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, ये पूरा एक में जुड़ जाता है, फिर हम लोग उसको मृदा में फिर रोपण कर देते हैं और फिर उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, रोपण विधि हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। ये भी मनुष्यों के द्वारा होता है, मतलब ये कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पौधे के भाग को लेते हैं, लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें पौधे की छोटी से छोटी कोशिका का या ऊतक को हम लोग एक संवर्धन माध्यम में लेते हैं। एक छोटी सी कोशिका के थ्रू हम लोग एक बड़े से पौधे का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इस कोशिका को एक अच्छे से संवर्धन माध्यम में रखा जाता है और कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है और फिर उसमें कोशिकाओं का ऊतक का समूह बन जाता है, जिसे हम लोग कैलस बोलते हैं। और बाद में इस कैलस को मृदा में दबा के गाड़ के फिर हम लोग नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। तो हम लोग इसके सूक्ष्म प्रवर्धन के
द्वारा हम अपनी इच्छा के अनुसार जिस प्रकार की भी किसी भी किस्म की जाति के पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। जो जीवाणु रहित, उनमें रोगाणु क्षमता अधिक हो सकती है। और इस विधि के द्वारा पौधों के आकारिकी व आनुवंशिकी में मात्र पादपों के समान ही होते हैं। कायिक जनन के लाभ। तो कायिक जनन के क्या लाभ है? इससे हम लोग बीज रहित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो पौधे होते हैं वो रोगाणु रहित होते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। और प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, उनमें अधिक से अधिक पुष्प देने वाले पौधे होते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। अब कायिक जनन से हानियाँ क्या है? तो वो जो कायिक जनन से हम लोग पौधे उत्पन्न करते हैं वो लगभग सेम अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। तो उनमें कुछ विभिन्नताएं नहीं होती हैं, जिसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। क्योंकि विभिन्नताएं आएंगी नहीं तो फिर उसमें कुछ नया अनुकूलन कैसे होगा? नया अनुकूलन नहीं होगा तो फिर नई किस्म कैसे उत्पन्न होगी? तो ये कायिक जनन की हानियाँ हो गई। अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हमने बताया था कि लैंगिक जनन में नर और व मादा दोनों ही जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो लैंगिक जनन को तीन मुख्य चरणों में बांटा गया है। निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के पश्चात घटना। तो निषेचन के पूर्व क्या घटना होती है? सबसे पहले युग्मकों का बनना। तो युग्मकों का बनना युग्मक जनन प्रक्रिया कहलाती है। युग्मक जनन क्या होता है? तो किसी भी द्विगुणित मात्र कोशिका से अगुणित युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन प्रक्रिया कहलाती है। युग्मक का निर्माण हो गया। अब युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मकों का स्थानांतरण कुछ पौधों में परागण की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन में क्या होता है? निषेचन में नर व मादा के मिलने को निषेचन, युग्मकों के मिलने के प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। अब निषेचन की पश्च घटनाएं क्या आती हैं? तो निषेचन के पश्चात भ्रूणोद्भव आता है। अगर जब सबसे पहले युग्मज, निषेचन के बाद प्रक्रिया के बाद दोनों नर व मादा युग्मक के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के बाद उसके विकास को प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसमें जो युग्मनज कई भागों में विभाजित होता रहता है और फिर उससे नए जीव का निर्माण होता है। ऐसे ही उच्च किस्म के जीवों में तथा अन्य पौधों में भी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब लैंगिक जनन के लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें जो विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं। मतलब कोई भी जीव संतान अपने माता पिता के समान नहीं दिखता है। उनमें कई नए लक्षण पाए जाते हैं और कुछ अनुकूल वो लक्षण दिखाते हैं। उनमें कई विकसित लक्षण होते हैं जो आने वाली जनरेशन को काफ़ी लाभदायक होते हैं। लैंगिक जनन से हानि गई तो यह प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों जीवों का होना भी आवश्यक है और इसमें प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन का होना भी आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया स्किप होती है तो वो प्रक्रिया वहीं पे समाप्त होती है। हमने
लैंगिक जनन के बारे में कुछ इस चैप्टर में पढ़ा। अभी आगे वाले आने वाले चैप्टरों में हम लोग पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है और ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया कैसे होती है, तो अन्य आगे वाले चैप्टर में हम लोग पुष्पीय पौधों में कैसे लैंगिक जनन होता है और मनुष्यों में कैसे लैंगिक जनन होता है ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।